हेलो गाइस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अभी शाम के 6 बजे बज रहे थे। रंजन राणा की कार एक जंगल के बीचों बीच आकर रुकी। वह जंगल इतना खतरनाक था कि आसपास किसी जंगली जानवर की आवाज भी नहीं आ रही थी। रंजन राणा ने पीछे देखा। भैरवी रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। उसने भैरवी को अपने गोद में उठाया और कुछ देर पैदल चलकर आगे गया। जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा घर बना हुआ था जो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। रंजन राणा भैरवी को सीधा उस घर के अंदर लेकर चला गया। उस घर के अंदर करीब 5-6 कमरे थे। रंजन राण उसमें से सबसे पीछे वाले कमरे में भैरवी को ले गया। उस कमरे में एक मखमली बेड और बहुत शराब की बोतल ले रखी हुई थी। उसने भैरवी को सीधा उस बेड पर लिटा दिया और खुद भैरवी को देखते हुए शराब के घूंट पीने लगा। उसने भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सजा अच्छे से मिलकर रहेगी। बस एक बार होश में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। रंजन राणा से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। महल में सभी लोग सोकर उठ चुके थे और हाल में मौजूद थे सिवाय अरमान और भैरवी के। अशोक जी ने सीता जी से कहा, यह अरमान और भैरवी कहाँ रह गए। इस पर सीता जी ने कहा, अरमान तो अपने रूम में होंगे, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी यह शैतान बेटी कहाँ है। वही अरमान जो अपने रूम में सो रहा था। उसने अपने सपने में भैरवी के साथ कुछ बुरा होते हुए देखा। वह झटके से भैरवी के नाम के साथ चिल्लाकर उठा। उसने जोर से कहा, बुआ। वही आहिल जो ऊपर भैरवी को बुलाने के लिए आ रहा था। उसने जैसे ही अरमान की चीखने की आवाज सुनी, वह दौड़ते हुए अरमान के रूम में आया। अरमान पसीने से लथपथ था। आहिल घबराकर अरमान के पास आया और अरमान को हिलाकर कहा, क्या हुआ अरमान। अरमान एकटक सामने दीवार को देख रहा था जहां उसमें उसकी और भैरवी की फोटो थी। उस फोटो में अरमान का मुंह बना हुआ था और भैरवी मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ पाउट बनाकर देख रही थी। ये फोटो सुबह भैरवी ने ही नौकर को लगाने को कहा था। ये फोटो करीब 2 महीने पहले की थी, जो भैरवी ने जबरदस्ती अरमान के साथ खिंचवाई थी। आहिल के हिलाने से अरमान नॉर्मल आहिल से बोला, बुआ कहाँ है। आहिल ने कहा, पता नहीं, मैं तुम्हें और बुआ को ही बुलाने आया था, बाकी सब नीचे ही है। अरमान ने कहा, क्या बुआ अभी सबके साथ नहीं है। आहिल ने ना में सर हिलाया। आहिल की बात सुनकर अरमान झट से खड़ा हुआ और दौड़कर भैरवी की रूम की तरफ गया। रूम में जाकर उसने देखा बेड जैसे का तैसा ही था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस बेड पर कोई सोया भी था और रूम भी पूरी तरह से खाली था। अरमान जोर जोर से चिल्लाकर भैरवी का नाम कह रहा था, क्योंकि अरमान ने सपने में भैरवी को खून से लथपथ खुद से दूर जाते हुए देखा था। अरमान भैरवी के पूरे रूम में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बुआ कहाँ हो आप। बुआ। वही आहिल भी अरमान के पीछे पीछे ये भैरवी के रूम में आया। उसने जब अरमान को ऐसी अजीब हरकत करते देखा तो उसने अरमान से कहा, व्हाट हैपन अरमान। अरमान ने कहा, मुझे ये बताओ बुआ कहाँ है। आहिल ने कहा, मैंने कहा ना नीचे नहीं है। अरमान दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बुआ कहाँ है। हॉल में सब बैठे अरमान को इस तरह हड़बड़ाकर आता देख हैरान थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताइए बुआ कहाँ है। सीताजी ने एक नौकर से कहा, क्या तुमने गुड़िया को नीचे देखा। उस नौकर ने कहा, नहीं मैडम, हमने मेम साहब को नहीं देखा। तभी एक दूसरा नौकर सामने आया। उसने कहा, हमें पता है मैडम, जब आप सब लोग रूम में सोने के लिए गए थे तब मैडम गार्डन में चली गई थी। अरमान ने चिल्लाते हुए उस नौकर से कहा, उसके बाद वह वापस आते हुए आपको दिखाई दी थी। नौकर नहीं सर झुकाकर कहा, नहीं सर मैडम, हमें वापस आती नहीं दिखाई दी। शायद वह अभी भी गार्डन में हूँ। इतना सुनकर
अरमान जल्दी से गार्डन की तरफ दौड़ गया। अरमान को ऐसे अजीब बिहेव करता देख सभी घरवाले हैरान थे। वह सब भी अरमान के पीछे पीछे गार्डन की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा गार्डन में कोई नहीं था। तभी अरमान की नज़र गार्डन के वॉल कंपाउंड से लगे दो स्टूल पर गई जो एक के ऊपर एक लगाए गए थे। अरमान ने खुद से अनुमान लगाया कि कहीं बुआ शायद आर्यन मल्होत्रा से मिलने के लिए ऐसे छिपकर तो नहीं गई। फिर अरमान ने खुद से कहा नहीं, पर बुआ ने तो कहा था कि वो उन्हें सबसे मिलवाने वाली है, तो छुपकर तो नहीं जाएंगी। अरमान के पीछे सभी लोग भी गार्डन में उस जगह पर आ चुके थे। अशोक जी ने जब स्कूल के ऊपर स्कूल देखा तो उन्होंने गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड से कहा सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमें बताए कि भैरवी कहाँ गई है। कुछ वक्त बाद गार्डन में सिक्योरिटी हेड सीसीटीवी फुटेज लेकर आया। उसने लैपटॉप ऑन करके सबको दिखाया कि कैसे भी भैरवी सबके जाने के बाद चुपके से गार्डन में आई और उसके बाद वॉल कंपाउंड से कूदकर बाहर भाग गई। ये देखने के बाद सीता जी ने गुस्से से कहा इस लड़की से कितनी बार कहा है अकेली बाहर ना जाए करे, पर यह सुनने से रही। सीता जी को शांत कराते हुए कबीर ने कहा माँ आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से पता लगाते हैं गुड़िया कहाँ गई है। उन्हें भी सीता जी को शांत कराया। उसके बाद सबने अपने गार्ड्स को बुलाकर भैरवी का पता करने के लिए कहा। सब काफी परेशान थे। उन्होंने घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक, तब उन्हें अब आपका नंबर दिखाई दिया। कबीर ने कहकर जल्दी से क्या को यहाँ बुलाने को कहा। आधे घंटे बाद का ड्राइवर डरा सहमा सा महल के अंदर राठौड़ फैमिली के मौजूद था। कबीर और ओम ने शांति से कहा तुम हमें ये बताओ कि तुमने यहाँ से जिस लड़की को पिक किया था उसे तुमने कहा छोड़ा। उस ड्राइवर ने हक लाते हुए कहा सर वह उन मैडम को तो रंजन राणा उठाकर ले गया। ड्राइवर की बात सुनकर घरवाले जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वही अरमान जो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था वह जल्दी से अपने रूम में चला गया। उसने किसी से फोन पर कहा तुम्हारे पास आधा घंटा है, मुझे जल्दी से जल्दी रंजन राणा की कर्ट लोकेशन बताओ अदरवाइज आई विल किल यू। उधर से किसी ने यस बॉस कहकर फोन कट कर दिया। अरमान ने खुद को शांत किया और आंखें बंद करके कहा बुआ कहाँ हो आप, एक बार वापस आ जाओ, पक्का मैं आपके साथ बुरा बिहेव नहीं करूंगा। उधर पूरी राठौड़ फैमिली भी अपने सोर्स के मदद से भैरवी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। शाम के 8 बजे बज चुके थे पर अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला था। सीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। आरती जी, साक्षी जी और ममता जी उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अपनी दादी को इस तरह रोते देख आरजू, अनन्या, रेहान और राहेल भी रो रहे थे। घर में आज भैरवी का जन्मदिन का माहौल होने के बजाय किसी मातम का माहौल छाया हुआ था। आहिल भी अरमान के साथ उसके रूम में मौजूद था। अरमान ने जिसे कॉल करके रंजन राणा की लोकेशन के लिए कहा था उसने रंजन राणा की 10 लोकेशन शेयर की थी। अरमान ने अपने आदमियों से कहकर उन हर एक लोकेशन पर जाने को कहा था। इधर अब तक भैरवी को भी होश आ रहा था। रंजन राणा अब तक काफी शराब पी चुका था। उसने भैरवी का नाम और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी को कहा था। उसके पास एक मेल आया। वह मेल पढ़ने के बाद रंजन राणा के फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने भैरवी की तरफ देखकर कहा वह तो तुम मेरे पुराने दुश्मन की बहन हो, चलो अब तुम्हारे साथ मेरा ट्रिपल बदला चुकाना है। पहले मेरे 2 थप्पड़ का और अब तो तुम मेरे दुश्मन की बहन और बेटी निकली उसका भी। भैरवी को अब तक पूरा होश आ चुका था। वह उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास देखा, आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने घबराकर अपनी नजर उधर उधर घुमाई। उसने देखा कि रंजन राणा ड्रिंक करते हुए उसी की तरफ देख रहा है। रंजन राणा की नजरों में लस्ट साफ साफ देखी जा सकती थी। वह भैरवी ने अपनी घबराई नजरों से रंजन राणा की तरफ देखा और कहा प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप चाहे तो हमें भी 2 थप्पड़ मार दीजिए। भैरवी की बात सुनकर रंजन राणा अपनी जगह से शराब का गिलास लेकर खड़ा हुआ और भैरवी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा जो मजा तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को नोचने में आएगा वह मजाक में 2 थप्पड़ मारकर कहाँ आएगा मेरी जान। रंजन राणा की बात सुनकर भैरवी ने कहा प्लीज तुम हमें
छोड़ दो, तुम नहीं जानते हमारे भैया और पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वह लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैरवी की इस बात पर रंजन राणा शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि भैरवी डर से कांप रही थी। भैरवी ने हिम्मत करके कहा, देखो हम अशोक राठौड़ की बेटी है, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अशोक राठौड़ का नाम आते ही रंजन राणा की हंसी गायब हो गई और उसने नफरत भरी निगाहों से भैरवी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें उसकी बेटी होने की भी सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बरसों पुराना हिसाब चुकाना है उसे मेरा। अब वह अपनी बेटी की इज्जत गवा कर ही समझेगा कि रंजन राणा से दुश्मनी का क्या नतीजा होता है। इससे पहले कि भैरवी कुछ समझ पाती, रंजन राणा उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। भैरवी रोते रोते कह रही थी, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज हम किसी और से प्यार करते हैं। भैरवी जोर जोर से आर्यन आर्यन कहकर चिल्ला रही थी। वही एक प्राइवेट जेट में एक 25 साल का आदमी जो दिखने में बेहद हैंडसम था, वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अचानक से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जान, क्या आप हमें याद कर रहे हैं? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी धड़कनें नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ घंटे जान, फिर हम आपके सामने होंगे। तभी वहां पर एक और लड़का आया जो करीब 30 साल का था। उसने उस आदमी से कहा, सर हमें जयपुर पहुंचने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया और वापस लैपटॉप में काम करने लगा। वह आदमी लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी धड़कनें बार बार तेज हो रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और अपना सर पीछे सीट से टिकाते हुए कहा, क्या हुआ जान, आप हमें इतना याद क्यों कर रही है? हम तो कुछ देर बाद आपके पास आने ही वाले हैं। पता नहीं, पर उस आदमी को काफी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें कोई छीन रहा है। ये कोई और नहीं आ रही है, आर्यन मल्होत्रा था। जंगल के अंदर कॉटेज में रंजन राणा भैरवी को भूखे जानवर की तरह नोच रहा था। भैरवी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। काफी देर तक चिल्लाने और रोने के बाद आखिर में भैरवी शांत हो गई, क्योंकि उसके अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी। रंजन राणा ने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और रंजन राणा बिना कपड़ों के उसके ऊपर लेटा हुआ था। भैरवी की आंख से एक आंसू का खतरा गिर गया। उसने आप अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आपके जान टूट गई, आर्यन टूट गई। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन ही मन एक आदमी का चेहरा याद किया। वह आदमी भैरवी से कह रहा था, जान आप कितनी ज्यादा शरारती हो, पर प्लीज आप ऐसी शरारत मत करना जिस वजह से आप पर कोई मुसीबत आए। आप चाहे हमें कितना भी परेशान कर सकती हैं, बस कभी खुद को चोट मत पहुंचाना। तो क्या हम आपके बिना नहीं रह सकते? महल में सब लोग परेशानी से इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से किसी को भैरवी का पता नहीं मिल रहा था। अरमान जो अपने रूम में गुस्से से चक्कर लगा रहा था, उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल जैसे ही पिक किया, उधर से आवाज आई, बॉस हमें रंजन राणा की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। अरमान ने कहा, जल्दी बताओ उधर से कहाँ बात? रंजन राणा जंगल के बीच अपने कॉटेज में है। अरमान ने कहा, महल से बाहर जाने में कितनी देर लगेगी? उधर से उस आदमी ने कहा, बॉस करीब 2 घंटे। अरमान ने कहा, ओके। अरमान के साथ आहिल भी मौजूद था, उसने भी सारी बातें सुन ली थी। वह दोनों जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। नीचे उन्होंने देखा सीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा घर से बाहर निकल गए। वहां पर उनका चौपर अभी भी था और अरमान ने पायलट से कहा, जल्दी से मुझे जंगल के बीच जाना है, चलो। वह चौपर अरमान था, इसलिए पायलट ने कुछ नहीं कहा और सीधा अरमान की बात मान ली। कबीर जी और ओम जी ने भी अरमान और आहिल को कहीं जाते हुए देखा। वह दोनों दौड़कर उन दोनों के पास आए और कहा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरमान ने कुछ नहीं कहा। अरमान के चेहरे पर इस वक्त चिंता की लकीरें छाई हुई थी। आहिल ने कहा, बुआ का पता चल गया है, हम वही जा रहे हैं। ये सुनने के बाद ओम जी और कबीर जी ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। अरमान और आहिल ने कुछ नहीं कहा, चारों चौपड़ में बैठ गए। चौपर वहां से लैंड हुआ
हुआ उनके पीछे ही 2 चॉपर में 20 गार्ड्स उनके पीछे आ गए। उधर करीब 2 घंटे भैरवी की इज्जत को तार तार करने के बाद आखिर में रंजन राणा सेटिस्फाई होकर मुस्कुराया और भैरवी की तरफ देखा जो लगभग बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। वो उसकी इस हालत पर मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, वैसे भी मुझे कच्ची कलियां बहुत पसंद है। इतना कहकर उसने अपने कपड़े पहने और कॉटेज से बाहर निकल आया। उसने गार्ड से भैरवी पर नजर रखने को कहा और वह अपनी कार लेकर वहां से चला गया। भैरवी बिना कपड़ों के बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। अरमान का चॉपर जंगल के बीचों बीच आ चुका था। वह जंगल के बीच नहीं उतार सकता था, इसलिए उन्होंने रस्सी नीचे पर की। उस रस्सी से सभी लोग जंगल के अंदर उतर गए। बॉडीगार्ड भी सभी आ चुके थे। वो बॉडीगार्ड्स वर्ल्ड ट्रेन बॉडीगार्ड थे। वो सब लोग कॉटेज की जगह पर पहुंचे। उन सब की हाथ में गन थी। सब चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे था। अरमान को दूर एक लकड़ी से बना कॉटेज दिखाई दिया। अरमान ने सबको उधर इशारा किया और सब धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ गए। सबने पास जाकर देखा तो वहां पर 2 गार्ड्स थे। इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था, इस वजह से रंजन राणा ने यहाँ पर सिर्फ 2 गार्ड्स लगा कर रखे थे। अरमान ने अपने गन उठाए और उन दोनों बॉडीगार्ड के सर के बीचों बीच शूट कर दी। पहले वाले को शूट होता देख दूसरा बॉडीगार्ड हैरान था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अरमान ने उसके सर के बीचों बीच एक शूट कर दिया। दोनों कुछ ही देर में जमीन पर पड़े हुए थे। उसके बाद सभी कॉटेज के अंदर जाने लगे। कबीर और ओम ने सभी बॉडीगार्ड्स को नीचे के कमरों में चेक करने के लिए कहा और अरमान, आहिल, कबीर और ओम ऊपर बने 2 कमरों को चेक करने के लिए चले गए। पहले कमरे में ओम और कबीर गए, उन्हें वह कमरा खाली दिखाई देगा। दूसरे कमरे में अरमान और आहिल चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने भैरवी चादर लपेटे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और वह बेड के सिरहाने नीचे गिरी हुई थी। सामने का माहौल देखकर अरमान और आहिल की रुका गई। भले ही उन्होंने इससे पहले कई लोगों को खुद अपने हाथों से मारा था, पर भैरवी उनकी बुआ थी। अरमान का तो दिल भैरवी को ऐसे देखकर धक से रह गया। अरमान ने अपने सपने में भैरवी को इसी हालत में देखा था। वह लड़खड़ाते कदमों से भैरवी की तरह पड़ा। तब तक वो और कबीर भी उस रूम में आ चुके थे। उन्होंने जैसे ही अपनी बहन की हालत देखी, उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों दौड़ते हुए भैरवी के पास आए और उन्होंने भैरवी को हिलाते हुए कहा कि बच्चे आंख खोलो। जब उन्होंने भैरवी को पकड़ा तब हमें ये ख्याल आया कि भैरवी ने सिर्फ चादर लपेटे हुई है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। यह एहसास होते ही कबीर और ओम का दिल धक से रह गया। अरमान तो अपनी सुध बुध में ही नहीं था और आहिल का भी यही हाल था। चाहे वह दोनों कितने ही कठोर क्यों ना हो, आखिर वह दोनों सिर्फ 7 साल के बच्चे थे। कबीर ने जल्दी से भैरवी को अपनी गोद में उठाया और ओम को, अरमान और आहिल को लाने को कहा। वह दौड़ते हुए नीचे वह भैरवी को लेकर गया। जैसे ही अरमान ने भैरवी को खुद से दूर होते हुए देखा, वह अपने सेंसर्स में वापस लौट आया और दौड़ते हुए कबीर से कहने लगा, डैड, बुआ प्लीज बुआ को बचा लो। मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगा, प्लीज बुआ को बचा लो। आज अरमान पहली बार किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा था। अरमान की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपनी बुआ को नहीं खोना चाहता था, जिसकी वजह से वह फिर से जीने लगा था। सभी लोग जाकर चौपर में बैठ गए। कबीर ने सीधा डॉक्टर अवस्थी, जो कि जयपुर के जाने माने डॉक्टर थे, और कबीर के दोस्त भी, उन्हें कॉल करके हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करने को कहा। उनका चॉपर पर सीधा हॉस्पिटल के टेरेस पर लैंड हुआ। कबीर दौड़ते हुए भैरवी को गोद में लेकर नीचे आया। उसने पहले से ही इमरजेंसी का इंतजाम करने को कहा था। वह सीधा इमरजेंसी रूम में भैरवी को ले गया। रूम में लेट आने के बाद कबीर एकटक भैरवी के चेहरे को देखने लगा, जिस पर आंसुओं के निशान, थप्पड़ के निशान और उसके गालों पर दांतों के निशान भी थे। कबीर और ओम तो समझ चुके थे कि भैरवी के साथ क्या हुआ होगा।
पर फिर भी उनका ये दिल यह मानने को नहीं कह रहा था। इमरजेंसी रूम के बाहर इस वक्त बुरा राठौड़ परिवार मौजूद था। ओम ने सबको फोन करके बता दिया था। अरमान किसी मूर्ति की तरह एक टक इमरजेंसी रूम की तरफ देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। सब डॉक्टर की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, उनके साथ रेप हुआ है। इतना सुनकर सीताजी धन से जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। अशोक जी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वह भी जमीन से ठीक कर बैठकर मनन आरती। ममता, साक्षी, ओम, कबीर सबकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। उनकी हालत काफी क्रिटिकल है, शायद उनका बच पाना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर अरमान जो साइड में खड़ा था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भैरवी की बात याद की, जो भैरवी ने उससे 2 दिन पहले ही कही थी जब उन दोनों का झगड़ा हुआ था। वह भैरवी ने गुस्से में कहा था, अरमान तुम मुझे क्यूटी पाई बुलाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। देखना तब तुम मुझे सबसे ज्यादा याद करोगे पर मैं वापस नहीं आऊंगी। उस वक्त अरमान ने कहा था, ये बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे इरिटेट करने के लिए नहीं होंगी, मैं अच्छे से अपने काम कर सकूंगा। भैरवी ने मुंह बनाते हुए कहा था, सो मीन अरमान। अरमान ने कहा, कितना इरिटेट करेंगे, अब मुझे जाए, अपना काम कीजिए और मुझे भी करनी थी। भैरवी अपना पैर पटक कर वहां से चली गई। अरमान ने झट से अपनी आंखें खोली और कहा, मत बुआ मत जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। हाय गाइस, इस एपिसोड में फ्लैशबैक एंड हो जाएगा। पूरा राठौड़ परिवार हॉस्पिटल में मौजूद था। सीता जी इस वक्त दूसरे वार्ड में एडमिट थी क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें एडमिट करना पड़ा। वह अभी भी बेहोश थी। अशोक जी भी कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर गए थे और वह भी साइड के एक वार्ड में एडमिट थे। उन्हें भी अभी तक होश नहीं आया था। हॉस्पिटल में अरमान और आहिल और घर के सभी बाकी बड़े थे। बाकी के बच्चे घर पर उनके नौकर रामू के साथ थे। अरमान एक टक भैरवी के वार्ड के दरवाजे को देख रहा था। आहिल भी अरमान के पास बैठकर अरमान को देख रहा था। आहिल ने बचपन से लेकर आज तक अरमान को रोता नहीं देखा था, क्योंकि जब अरमान 2 साल का था अरमान तभी से डिप्रेशन में था। उसके बाद अरमान कभी नहीं रोया और आज पहली बार अरमान भैरवी के लिए रोया। अरमान की मासूम आंखों में इस वक्त कोई खतरनाक बच्चा नहीं बल्कि एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था, जो अपने किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान के लिए रो रहा था। अरमान की आंखें पूरी तरह से रो रो कर सूज चुकी थी। कबीर जी और ओम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी फैमिली को किसकी नज़र लग गई। उनकी बहन इमरजेंसी रूम में एडमिट है, उनके माता पिता भी साइड के रूम में एडमिट थे। आज उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इंसान की जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो और अगर मुश्किलें आए तो वह पैसा किसी काम का नहीं रहता। आज वह दोनों खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। उन दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कबीर और ओम दोनों अभी भी हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। रात के करीब 1 बजने को आए थे, पर किसी की आंखों में थकान महसूस नहीं हो रही थी। उनकी नज़र बस भैरवी के वार्ड की तरफ थी। तभी उन्हें साइड के वार्ड से चिल्लाने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर कबीर और ओम उस वार्ड के अंदर गए जहां पर सीता जी अपने हाथ में लगी ड्रिप खींचने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी निकालो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, उसे जरूरत है मेरी। सीता जी किसी पागल की तरह चिल्ला रही थी। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर ओम और कबीर की आंखें नम हो गई, पर इस वक्त उन्हें पहले अपनी मां को संभालना था। उन्होंने सीता जी को कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, आप पहले खुद की सेहत पर ध्यान दीजिए, तभी आप छोटी का ध्यान रख पाएगी।
सीताजी ने रोते हुए कबीर का हाथ पकड़कर कहा, कैसे बेटा कैसे संभाल लूंगी मैं उससे, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। आज के दिन उसका जन्मदिन था और आज ही के दिन उसके साथ इतना बुरा हुआ। इतना कहकर सीताजी जोर जोर से रोने लगी। इस तरह रोने से उनकी सांसें फूलने लगी। ये देखकर कबीर और ओम घबरा गए। उन्होंने जल्दी से नज को बुलाया। नज ने जब सीताजी को इतनी लंबी लंबी सांसें लेते देखा, उसने जल्दी से एक इंजेक्शन सीता जी को लगाया गया। इंजेक्शन लगने के बाद सीता जी फिर से गहरी नींद में चली गई। कबीर ने अपनी नम आंखों को पूछते हुए उनसे कहा, भैया ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि काश जयपुर आए ही ना होते और ना हमारी छोटी की ऐसी हालत होती। इतना कहकर कबीर भी रो पड़ा। आखिर जिस बहन को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, आज उसकी ऐसी हालत देखकर उनका दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था। ओम ने कबीर को शांत कराते हुए कहा, कबीर संभालो खुद को, पूरे परिवार को हम दोनों को ही संभालना है और अगर हम दोनों ही टूट गए तो पूरे परिवार को कौन संभालेगा। ओम ने चिंता करते हुए कहा, कबीर तुमने देखा आज अरमान को। तभी कबीर ने भी ध्यान से कहा, हाँ भैया, बचपन के बाद अरमान आज पहली बार रोया, वह भी इतनी बुरी तरह। मुझे डर है कि अगर भैरवी को कुछ हो गया तो हम अरमान को भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इन 2 सालों में अरमान भैरवी के साथ काफी क्लोज हो चुका है। भले ही वह दिखाता ना हो, पर मैंने देखा है जब से वह भैरवी के साथ रहता है तब वो अरमान नहीं होता जो हम सबके साथ रहता है। वो गुस्से में ही सही अपने दिल की सारी बातें वह भैरवी से कहता है। ओम ने हाँ में सर हिलाकर कहा, अरमान को मैंने भी नोटिस किया है, जब से भैरवी आई है अरमान काफी बदल गया है। और आज जब अरमान जोर जोर से भैरवी के लिए रो रहा था तब मैंने अरमान में किसी नॉर्मल बच्चे को देखा। काफी देर तक दोनों भाइयों ने बातें की और फिर वह दोनों वार्ड से बाहर निकल गए। भैरवी का ऑपरेशन होकर अभी 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे, पर भैरवी को होश नहीं आया था। हॉस्पिटल में अरमान, आहिल, कबीर और ओम मौजूद थे। बाकी सब घर जा चुके थे। कबीर के कहने पर अरमान ने जाने से साफ मना कर दिया था और अरमान के लिए आहिल भी यही रुक गया था। अभी सुबह के 3 बज रहे थे। सबकी आंख लग चुकी थी। आहिल, कबीर और ओम कुर्सी पर सर टिकाकर सो रहे थे और अरमान एक तक अभी भी भैरवी के वार्ड की तरफ देख रहा था। तभी उसे वार्ड के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर अरमान दौड़ते हुए वार्ड की तरफ गया। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। अरमान ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने अंदर देखा कि भैरवी ने आंखें खोल रखी है और भैरवी लंबी लंबी सांसें ले रही है। वह दौड़कर भैरवी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, बुआ क्या हुआ बुआ। भैरवी ने जैसे ही अरमान को अपने सामने देखा, उसने खुद को शांत किया और अरमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अरमान ने उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, क्या हुआ बुआ। भैरवी ने अपने आंसू साफ कर कर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा। अरमान ने रोते हुए कहा, बुआ प्लीज ठीक हो जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगा और आपकी सारी बातें भी मान लूंगा और आपको क्यूटी पाई भी कहूंगा। प्लीज बुआ ठीक हो जाओ पहले जैसे। भैरवी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, अरमान माय हैंडसम बॉय, आप बुआ से प्रॉमिस करोगे। अरमान ने रोते हुए भैरवी का हाथ कसकर पकड़कर कहा, ऐसा क्यों कह रही हो आप बुआ। भैरवी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, अरमान बेबी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बोलो अपनी बुआ को प्रॉमिस करोगे। भैरवी की बात सुनकर अरमान ने और जोर से रोते हुए कहा, बुआ ऐसा मत कहो। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेबी रोता भी है। अरमान ने रोते हुए कहा, प्लीज बुआ ठीक हो जाओ। भैरवी ने अरमान के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे प्रॉमिस करो अरमान। अरमान ने हाँ में सर हिलाया। भैरवी ने कहा, जब तुम बड़े हो जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बुआ के साथ क्या हुआ था। अभी तुम्हारी एज नहीं है ये सब जानने की, पर जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि बुआ के साथ क्या हुआ था, तब तुम प्रॉमिस
करो अरमान कि तुम उन लोगों को छोड़ोगे नहीं और उसके जैसे लोगों को सजा दोगे। बेबी, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप अपने बुआ की तरह किसी के साथ बुरा मत होने देना। अरमान ने रोते हुए कहा, क्या हुआ है वो आपके साथ, प्लीज मुझे बताओ। भैरवी ने रोते हुए कहा, बेबी अभी आपकी एज नहीं है ये सब जानने की, पर जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको सब पता चलेगा बच्चे। और मुझे एक और प्रॉमिस करो, आप कभी टूटोगे नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए आप जियोगे। आपको जिंदगी काटनी नहीं है, आपको जिंदगी जीनी है। मैंने माँ और भैया से प्रॉमिस किया था कि आप जिंदगी खुलकर जियोगे, पर मेरा प्रॉमिस अधूरा रह गया। इतना कहकर भैरवी के आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। अरमान ने उसके आंसू को रोते हुए पूछते हुए कहा, हुआ ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। भैरवी के आंखों से आंसू बह रहे थे पर होठों पर एक मुस्कान थी। भैरवी ने उसी के साथ लंबी सांसें लेते हुए अरमान से कहा, अरमान देखना, भले ही मैं आपके साथ ना रहूं पर आपकी जिंदगी में मैं जरूर कोई एंजल भेजूंगी जो आपको जीना सिखाएगी। आप उसके लिए जियोगे, उसके साथ जियोगे। अरमान ने रोते हुए कहा, मुझे कोई एंजल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप प्लीज ऐसे मत करो। भैरवी ने लंबी सांस लेकर अरमान के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अरमान मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बच्चे मुझसे एक और प्रॉमिस करो। कि अरमान ने जोर जोर से रोते हुए कहा, ऐसे मत बोलो बुआ। भैरवी ने अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन से कहना उनकी जान उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था। उनसे कहना उनकी जान ने कहा है कि वह जिंदगी में हमें भूलकर आगे बढ़ जाए। उनसे कहना कि उनकी जान चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे और जब भी हमें याद करे तो मुस्कुराकर करे, ना कि आंसू बहाकर। अरमान ने भैरवी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बुआ मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप ही उनके पास रहोगी। भैरवी ने अरमान के हाथों को और कसकर पकड़ा और लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, अरमान बेबी बुआ लव्स यू। इतना कहकर भैरवी एक झटके के साथ बेड पर गिर गई। इसी के साथ अरमान के हाथ से उसका हाथ छूटकर बैठ के सिरहाने पर झूल गया और इसी के साथ अरमान जोर से चिल्लाया, बुआ। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि कॉरिडोर में बैठे आहिल ओम और कबीर की नींद खुल गई। उन्होंने आसपास देखा, अरमान नहीं था। वह झट से भैरवी के वार्ड की तरफ दौड़े। जैसे ही वह तीनों वॉच के अंदर गए उन्होंने देखा भैरवी का हाथ बैठकर सिरहाने झूल रहा था और अरमान किसी जिंदा लाश की तरह लगातार भैरवी को देख रहा था। कबीर की नजर मॉनिटर स्क्रीन पर गई जहां पर लंबी लाइन खींची हुई थी। इसी के साथ कबीर के दिल की धड़कन थम सी गई। ओम की नजर भी उस तरफ गई, उसकी भी हालत कबीर जैसी ही हो गई। उन दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह दोनों दौड़कर भैरवी के पास गए और जोर जोर से भैरवी को हिलाते हुए कहने लगे, गुड़िया उठो, गुड़िया बच्चे क्या हुआ, उठाओ, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वार्ड के अंदर का शोर सुनकर हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनका कैबिनेट पर था वह दौड़ते हुए रूम में आए। उन्होंने भैरवी की पल्स चेक करके अपना सर ना हिलाकर कबीर और ओम से कहा, सॉरी सर, शी इज नो मोर। अरमान तो जैसे अपनी सुध बुध में ही नहीं था, उसके कानों में बार बार भैरवी की बातें घूम रही थी। अरमान तुम जियोगे, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जिंदगी काटनी नहीं है, तुम्हें जिंदगी जीनी है। तुम्हारी जिंदगी में एक एंजल आएगी और तुम्हें जीना सिखाएगी। अरमान ने खुद से कहा, मेरी जिंदगी की एंजल तो आप थी, अब मैं क्या करूंगा जीकर। अरमान जिसने आज तक एक आंसू भी नहीं बहाया था वह आज भैरवी के लिए पूरे दिन से रो रहा था। अरमान ने अपने आंसू साफ किए और भैरवी की तरफ देखा जिसकी बॉडी को कबीर और ओम एकदम देखकर रो रहे थे। उसने भैरवी के तरफ देखा और खुद से कहा, आई प्रॉमिस यू बुआ, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है पर इसका पता मैं जल्द ही लगा लूंगा और मेरा वादा है जितनी दर्दनाक मौत आपकी हुई है उससे कहीं ज्यादा मैं उस इंसान को तड़पा कर मारूंगा। यह आपके अरमान का प्रॉमिस है और मुझे नहीं पता कि आपने उसके जैसे लोगों को क्यों खत्म करने को कहा, पर मैं आपके जैसा किसी के साथ नहीं हूं, नहीं दूंगा। तो मैं पता लगा कर रहूंगा कि आपके साथ क्या हुआ था। वही जयपुर एयरपोर्ट पर
एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ, उसमें से एक 25 साल का हैंडसम सा आदमी बाहर निकला। ये कोई और नहीं आर्यन मल्होत्रा था। इस वक्त आर्यन के फेस पर अजीब एक्सप्रेशन थे। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कन ही रुक जाएंगे। उसने अपने सीने पर हाथ लगाकर कहा, पता नहीं जान, ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब तो इस दिल को तभी चैन आएगा जब भी आपको देखेगा। आर्यन ने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे जल्दी भैरवी कहाँ है इसका पता लगा कर दो। असिस्टेंट ने अपना सर हमें हिलाया। आर्यन के कई गार्ड्स भैरवी को फॉलो करते थे, सीक्रेट गार्ड्स जिसका पता भैरवी को भी नहीं था। असिस्टेंट ने उन गार्ड्स को फोन किया। उन सभी गार्ड्स ने कहा, सर हम दोपहर से आपको कॉल कर रहे हैं पर आप में से किसी ने कॉल नहीं उठाया। दोपहर को मैडम को कोई उठाकर ले गया था और अब भी मैडम हॉस्पिटल में है। इतना सुनते ही असिस्टेंट के माथे पर पसीने की लकीरें उभर आई। उसने जल्दी से फोन रखा और आर्यन की तरफ देखकर कहा, सर मैडम हॉस्पिटल में। इतना सुनते ही आर्यन ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? और यह खबर मुझे अब मिल रही है, क्या हुआ भैरवी को? सर हम प्लेन में थे इसलिए हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। पूरा मैटर तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैडम हॉस्पिटल में है। इतना सुनते ही आ रही है ना ने कहा, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। आर्यन दौड़ते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकला। उनकी कार सीधा वह भैरवी जिस हॉस्पिटल में थी वहां पर जाकर रुकी। आर्यन सीधा रिसेप्शनिस्ट से कहने लगा, भैरवी राठौर रिसेप्शनिस्ट में, वार्ड नंबर 71 थर्ड फ्लोर कहाँ? आर्यन ने बिना किसी की देरी किए वहां से थर्ड फ्लोर की तरफ दौड़ लगा दी। उसने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुदा से कह रहा था, जान आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आपकी धड़कन हमारे अंदर धड़कती है। वही अभी तक ओम और कबीर ने खुद को संभाल लिया था क्योंकि उन्हें पूरे परिवार को संभालना था। सीता जी और अशोक जी भी होश में आ चुके थे और वह सीधा भैरवी के वार्ड में आए। जैसे ही उसने भैरवी की डेड बॉडी को देखा, वह दोनों फिर से बेहोश होकर गिरकर करीब 1 घंटे बाद उन्हें फिर से होश आया और वह दोनों भैरवी को देखकर जोर जोर से रोने लगे। अशोक जी ने तो जैसे तैसे खुद को काबू पाया और सीता जी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अरमान ने एक आंसू भी नहीं बढ़ाया। अरमान जो भैरवी के लिए पूरे दिन रो रहा था, उसके मरने के बाद अरमान ने एक आंसू भी नहीं बहाया। उसने खुद से वादा किया था कि वह भैरवी को दर्द देने वाले लोगों को खून के आंसू रुलाएगा। इस वक्त भैरवी के वार्ड के अंदर सीता जी, अशोक जी, कबीर, ओम, आहिल, अरमान मौजूद थे। ओम ने घर पर भी सबको बता दिया था। वो लोग यहाँ से 2 घंटे बाद भैरवी की बॉडी को ले जाने वाले थे। उससे पहले हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कबीर और ओम वहाँ से चले गए थे क्योंकि वह लोग भी ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी एक डॉक्टर अंदर आया और उन्होंने कहा, सर हमें मैडम का पोस्टमार्टम करने के लिए लिया जाना है। सीता जी ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हमारी बेटी को कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। सीता जी की इस तरह गुस्सा करने की वजह से डॉक्टर डर गया क्योंकि सीता जी इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। उन्होंने आखिर अपनी इकलौती बेटी खोई थी। तभी वार्ड का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और इसी के साथ आर्यन अंदर आया। आर्यन जैसे ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचा था, उसे वहां पर एक ही रूम दिखाई दिया क्योंकि यह पार्ट वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व रहता था। आर्यन बिना किसी देरी की उस वार्ड की तरफ दौड़ा। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा, उसके पैर जमीन पर गड़ गए। वह किसी मूर्ति की तरह चलता हुआ भैरवी की बॉडी की तरफ आया। उसने जब भैरवी को देखा जो कि सफेद पड़ चुकी थी, उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जान। तो गाइस, आप सब लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी?